MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय मैक्टस टैक। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात बिहार की, बात जो देश जानना चाहता है और हम भी, कि आखिरकार ये राजनीतिक पार्टियां चाहती क्या हैं। ये बात करती हैं सब अच्छी अच्छी, जिसे कहावत में कहते हैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। एक नेता नहीं होगा बिहार में जो ये बोलेगा कि भैया हमें जनता से नहीं, हमें अपने नंबरों से मतलब है, हमें इससे नहीं मतलब कि जनता को क्या चाहिए, हमें इससे मतलब है कि हमें कितने वोट पड़ रहे हैं और वो वोट लेने के लिए हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी यानी कुछ भी, और इसमें सब शामिल हैं, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू। दर्शकों, हमने समझने की कोशिश की पिछले 2-3 दिनों में कि जातियों में कैसे बटा है बिहार, जिस पे हमने कहा कि विकास की बात करते हैं सब, लेकिन आखिरकार आ जाते हैं जाति पे। वहां एक और असलियत है बिहार की, वो असलियत जो अब सामने आ रही है सारी पार्टीज में, और खासकर महागठबंधन की पार्टियों में यानी कांग्रेस और आरजेडी में, और वो है धर्म, वो है हिंदू मुसलमान। जी हां, ये 80-20 की राजनीति बिहार में भी हो रही है। ये 80-20 बिहार तक पहुंच गया है, और ये 80-20 सिर्फ कहने के लिए नहीं है। शर्मा ग्राफिक कौन है? 80-20 ग्राफिक। ये 80-20 सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आप देखिए कि कहने को 214 कास्ट है बिहार में, लेकिन उससे ज्यादा मैं आपको बात बता रहा हूं, जो 2022 में सर्वे हुआ था, जिसका रिजल्ट 23 में आया था, उसमें 17.7% मुसलमान है बिहार में, यानी 18, मोटा मोटा 20%, और बाकी 80% बटा हुआ है यादव 14.26, जिसकी राजनीति लालू प्रसाद यादव और उनका वर्चस्व है वहां यादवों में, वो 14.26% है बिहार में। 14.26% कुशवाहा 4.21, उपेंद्र कुशवाहा जिसका परचम लहराने का काम कर रहा है। कुर्मी 2.87, कहते हैं नीतीश कुमार जहां कदम रख ले वहां ये 3% वोट जाता है। ब्राह्मण 3.65, मल्ला 2.5, बनियाड 2.31, भूमियार 2.86, राजपूत 3.45, मुसर 3.08, पासवान 5.31, जिसकी राजनीति रामविलास जी ने की और आज उनके सुपुत्र चिराग कर रहे हैं। और चिराग को लेके आज पूरे दिन गर्मा गर्मी रही है। 2 घंटे के अंदर नित्यानंद राय, विजुअल चला सकते हो शर्मा, नित्यानंद राय 2 घंटे के अंदर 2 बार चिराग पासवान के आवास पे पहुंचे। लेकिन जब दूसरी बार निकले हैं तो वो वीडियो देखने वाली है। ये पहली बार का, जब दूसरी बार निकले हैं तो देखने लायक है। चिराग इज नॉट सो हैप्पी, चिराग इतने खुश नहीं है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने आखिरी ऑफर दिया है 23 विधानसभा की सीटें, 2 MLC और 1 राज्यसभा चिराग पासवान को। चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं, उनको 23 दी हैं, 2 MLC और 1 राज्यसभा। क्या चिराग मानेंगे? मैं कहता हूं व्हाट ऑप्शन डज ही हैव। प्रशांत किशोर ने मना कर दिया है कि कुछ भी हो जाए हम अलायंस नहीं करेंगे चिराग पासवान के साथ। तो अगर अलायंस नहीं करेंगे तो चिराग जाएंगे कहां? देखिए, चिराग जो ये जाति है, जो 5.31% पासवान है, जिसकी राजनीति स्वर्गीय रामविलास पासवान ने आजीवन की अपने, उसको तोड़ना चाहते हैं चिराग। चिराग वांट्स टू ब्रेक इट। चिराग चाहते हैं कि किसी तरह वो पासवान की पार्टी नहीं, सिर्फ ओबीसी की पार्टी बने।
पासवान वॉन्ट्स टू इंक्रीज, पासवान ऑल ओवर बिहार जाना चाहते हैं। चिराग चाहते हैं कि वो सिर्फ उस 8, 9, 11 सीटों पे अपना वर्चस्व ना रखे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा ऐसे ही नहीं दिया उन्होंने। ये दलित प्लस 5% पासवान वो चाह रहे हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट टारगेट है बिहार का मुख्यमंत्री बनना, और इसमें कोई दो राय है नहीं। वो केंद्र का मंत्री पद भी ठुकराने को तैयार हैं फॉर दैट पोजीशन। उनके दिल में हमेशा मलाल है कि बाबूजी उनके कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, तो उनको बनना है। बट विल ही, कैन ही, इस बार तो नहीं लगता कम से कम। बीजेपी ने साफ कहा है 23 विधानसभा, 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा की सीट देंगे। लेना है तो लो। चिराग फंसे हुए हैं, कैच 22 सिचुएशन है। लेकिन ये रियलिटी है। ये जो 80-20 की बात है, 17.7% मुसलमान जो कि एक मुश्त नहीं डिवाइड होता है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। कभी एक समय था जब नीतीश कुमार के पास भी था, लेकिन नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आए एनडीए में, तब से वो छिटक गया और वो वापस नहीं आया नीतीश कुमार के पास। वो आरजेडी और कांग्रेस में बटा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं 80 बनाम 20 है, और वो 80 बटा हुआ है पूरा। मैंने आपको बताया जातियों में कैसे। ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपको पता है, अगर मैं आपसे अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बोलूं ना, पटना में कितने सामान्य हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने एससी, इससे पता लगेगा कि हर सीट पे हर पार्टी आज भी ये नहीं देखती कि कितनी सड़कें बनी हैं, कितने लैंप पोस्ट लगे हैं, कितनी नालियां बनी हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने स्कूल हैं। क्या कोई डेटा है किसी पार्टी के पास? सरकार के पास होता है, किसी पार्टी के पास। सोचिएगा, जरा दिमाग डालिएगा कि हर जिले में, हर जोन में, हर विधानसभा में कितने स्कूल बने, स्कूल में कितने टीचर हैं, कितनी सड़कें बनी, कितनी नालियां बनी, कितनी देर बिजली आती है, कितने घरों में पानी गए, कितने गांव तक सड़कें गई। नहीं, क्या डेटा है? कितने सामान्य हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, और उसमें भी कितने कुशवाहा हैं, कितने कुर्मी, कितने ब्राह्मण, कितने मल्ला, कितने बनिया, कितने भूमियार, कितने ठाकुर। क्योंकि ये रियलिटी है। ये बात विकास की करते हैं, लेकिन डेटा क्या लेके चलते हैं? सामान्य पटना में 15% है भाई, मुस्लिम 7.18 है, एससी 11.9 यानी 12%, एसटी 0.112, ओबीसी 63%। ओबीसी को टिकट दे, ओबीसी को टिकट दे। जैसे अगर आप मुसलमान वोटों पे जाए तो 2015 में महागठबंधन को 80% वोट मिला था, और 2020 में यह 76% रहा। मुसलमानों का एक मुश्त वोट है। मैंने कहा ना, ये महागठबंधन के पास है, एंड बीजेपी हैज नो डाउट अबाउट इट। बीजेपी को कोई डाउट नहीं है इसमें कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ आएगा, ऐसा है नहीं। हालांकि ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की ये जो AIMIM है, द ग्रेट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो सीमांचल से अब मिथिलांचल की तरफ आ रहे हैं। मिथिलांचल की तरफ आ रहे हैं सुधांशु जी। वो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम दरभंगा शहर, जहां पे 23.3% मुसलमान है, वहां से हम टिकट लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं जाले, जहां पे 29% मुसलमान हैं, हम टिकट देंगे। केवटी, जहां पे 3.9% मुसलमान हैं, वहां पे हम टिकट देंगे। विस्फी, अगर मेरा उच्चारण गलत नहीं है तो, और माफी चाहता हूं अगर है तो, विस्फी 31% इस सीट पे मुसलमान है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मैं टिकट दूंगा। ये वही मिथिलांचल है जहां पे एक समय बीजेपी का वर्चस्व था। लेकिन अब क्यों? पॉपुलेशन चेंज, डेमोग्राफी चेंज। लेकिन अभी भी क्या असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा, और सोचिएगा कि मैं मिथिलांचल में इसलिए जा रहा हूं, बिहार की जनता, क्योंकि वहां विकास नहीं किया नीतीश कुमार। नहीं, वो वहां किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि दरभंगा शहर में 23% मुसलमान हैं, जाले में 29%, केवटी में 31% और विस्फी में 31%। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने यह निर्णय लिया कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए नहीं कि वहां का विकास करना है, इसलिए नहीं कि मिथिलांचल का उत्थान करना है। तो जब नेताओं का अल्टीमेट टारगेट, जब किसी नेता, किसी पार्टी का अल्टीमेट टारगेट यह होगा, क्योंकि वहां पे ठाकुर है, क्योंकि वहां पे कायस्थ वोट ज्यादा है,
क्योंकि वहां पे भूमिहार ज्यादा है, वहां पे मुसलमान है, वहां पे यादव है, इसलिए मैं करूंगा। और उसे पता है कि बिना कुछ काम करे, क्योंकि यादव है तो यादव को वोट देगा, मुसलमान है तो ओवैसी को वोट देगा, मुसलमान है तो कांग्रेस को वोट देगा, तो विकास की बात कौन करेगा? सुधांशु त्रिवेदी भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे क्या होगा? क्या कभी कोई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बिहार में लगेगी? लगेगी? पूछता हूं मैं, पूछता है भारत। कभी आपने, मैं क्यों कह रहा हूं, बिहार के युवा से पूछता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस 18 से 27-28 वर्ष के युवा से पूछ रहा हूं, लड़के और लड़की से पूछता हूं। क्या सपने में भी आप सोच सकते हो कि टेस्ला जैसी कंपनी कभी इंडिया में आए तो पटना में खुलेगी? कोई बड़ा एप्पल, सुधांशु जी हमेशा एप्पल की बात करते हैं और मैं हमेशा कहता हूं, सुधांशु जी एप्पल का फोन बहुत महंगा है, आप कहते हैं क्या कभी एप्पल का फैक्ट्री पटना में, बिहार में कहीं लगेगी? कभी लगेगा? यह असली सवाल है बिहार के युवा के लिए। कौन? या तो जाति या तो धर्म, या तो जाति या तो हिंदू मुसलमान, और इसी के तर्ज पे असदुद्दीन ओवैसी भी चल रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है? बिहार की जनता को क्या मिल रहा है? तेजस्वी यादव बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 बजे, 4 बजे कांग्रेस से मिले, डिसाइड नहीं हो रहा है सीट, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। विकास 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, वादों पे आऊंगा मैं, वादों की अलग ही बात है सुधांशु जी, लेकिन विकास की सिर्फ बात है। पवन वर्मा जी भी आ रहा है, प्रोफेसर अनवर पाशा भी आ रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आखिरकार विकास सिर्फ शब्दों तक रह गया है या बिहार की सरजमी पे कभी पहुंचेगा भी? सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी ऑफ द बीजेपी ओपनिंग द डिबेट। सुधांशु जी, शुरुआत आपसे। देखिए, बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले जिस प्रकार की बातें इंडी गठबंधन ने उठाई एसआईआर को लेके, उससे स्पष्ट था कि बिहार के विकास कार्यों को लेकर, बिहार की वस्तुस्थिति को लेकर उनके पास सरकार के ऊपर आरोप लगाने को कुछ नहीं था, इसलिए व्यर्थ के विवादों को उठाना। अब घोषणा होने के बाद आप जिस जंग की परिस्थिति देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी की याद करिए, साथ साथ यात्रा चली, राहुल गांधी जी के पीछे पीछे तेजस्वी यादव जी चले, वो उनका बेचारों का गला सूख गया है कहते कहते कि राहुल गांधी पीएम होंगे। मगर जब भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया और तेजस्वी यादव बगल में बैठे थे, हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, राहुल जी के मुंह से नहीं निकला कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। अब उसके बाद वो मजबूरी में मरता क्या न करता, उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा निकाली। और आज आप देखिए, गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी कहां हैं ये पता ही नहीं है इस समय। यह दर्शाता है कि क्या स्थिति। मगर इन दोनों की एक मामले में फितरत ठीक है। इन्होंने देखिए कहा हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। आप बताइए, बिहार की आबादी कितनी है? करीब 14.5-15 करोड़। एक परिवार में लगभग 4-4.5 पर्सन होते हैं। जरा 4.5 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 3-3.5 करोड़। हर परिवार के एक व्यक्ति को अगर ये नौकरी देंगे तो ये बताइए कुल मिला के बजट कितना आता है? एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर कम से कम आपको 10-12 लाख रुपए साल का खर्च करना पड़ता है। और उसमें जो लोग आगे हो चुके हो तो अलग बात है। अब उससे जरा इसको जोड़ दीजिए तो बताइए कितना होगा बजट? तो होगा 5.5-6 लाख करोड़। और बजट कितना है बिहार का? 2,60,000 करोड़। यानी रेवेन्यू रिसीप्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, जितना बजट है उसका दुगना हम दे देंगे। यह कैलकुलेशन कोई नवीं पास व्यक्ति ही कर सकता है और इसमें तेजस्वी जी की गलती नहीं है। राहुल गांधी भी यही कर चुके हैं। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए साल का देंगे। अब बताइए, अगर 1 लाख रुपए साल का आप देंगे तो कुल मिलाकर भारत की 140 करोड़ की आबादी में 31 करोड़ परिवार हुए। अगर 1 करोड़ परिवार हटा दीजिए जो थोड़ी अच्छी स्थिति में है तो 30 लाख करोड़ रुपया आप साल का बांटेंगे। 30 लाख करोड़ रुपया आप साल का बांटेंगे। और जबकि भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है भारत सरकार की? जाके कोई चेक कर ले, 2024 में रेवेन्यू रिसीप्ट थी 26 लाख कुछ हजार करोड़, यानी 27 लाख करोड़ आमदनी है। और ये कह रहे हैं कि हम 30 लाख करोड़ बांट देंगे। और ये तो गजबे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के बजट से ज्यादा बांट देंगे। मुझे लगता है यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसलिए उस जिसे कहते हैं खिसियाहट, बौखलाहट में जिस प्रकार की बातें की जाती हैं वो की जा रही हैं। और अंतर्द्वंद्वों से भरा हुआ गठबंधन है।
अंतर्द्वंद्वों से भरी हुई पार्टी है, अंतर्द्वंद्वों से भरा हुआ परिवार है। तेजस्वी यादव जी की स्वीकार्यता जनता तो छोड़िए, गठबंधन तो छोड़िए, मैंने प्रमाण दे दिया, राहुल गांधी जी नहीं बोले, परिवार में भी अब नहीं रह गई है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले किया, जो वर्तमान में कर रहे हैं, वो इसी बात को दिखा रहा है कि उनके पास तथ्यात्मक आधार पर हमारी सरकार पे आक्रमण करने का कोई आधार नहीं बचा है। इसीलिए इस प्रकार की बातें करके अपने राजनीतिक वजूद को जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं एक और बात कह दूं जी, एक लाइन में कह दूं, सुनिए, बोलिए बोलिए। दोनों में कितना सुंदर सामंजस्य है। ऐश्वर्य जी याद करिए 2024 का लोकसभा चुनाव, तब आरजेडी ने कांग्रेस की बाह मरोड़ी, पप्पू यादव को टिकट नहीं लेने दिया, कन्हैया कुमार को नहीं लड़ने दिया, तब अटकी पड़ी थी कांग्रेस की, क्योंकि केंद्र का चुनाव था। अब अटकी पड़ी है राजद की, आरजेडी, क्योंकि प्रदेश का चुनाव है, तब कांग्रेस भी बाह मरोड़ रही है। और ये दोनों, ये पार्टी कैसे एक दूसरे को डील करती हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने मात्र पौने 2 साल पहले मध्य प्रदेश के चुनाव के समय इसी इंडी गठबंधन में रहते हुए बोला था, वो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है आज तक। तो अभी इसको, कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी गोटियां बहुत सही फिट की हैं। आज राजद की विवशता है कि वो कांग्रेस जिसका अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस बिहार के अंदर 1989 के बाद से कभी सत्ता तो छोड़िए, मुख्य विपक्षी दल सुधांशु जी, आपने बात अभी अखिलेश यादव की अनवर पाशा जी आ रहा हूं आपके पास, आरजेडी पवन वर्मा जी आ रहा हूं, लेकिन आपने बात अखिलेश यादव की अखिलेश यादव तो अपने अभी लंदन से वापस पहुंचे हैं, लेकिन वो तो अपनी ही प्रॉब्लम्स में है। एक तरफ जो अभी महान व्यक्ति बाहर निकले हैं जेल से, और दूसरे आज बहन जी ने आज जो बोला है, उसके बाद तो अलग ही परेशान में है, अलग ही मतलब सकपकाए हुए हैं अखिलेश यादव। बहन जी की वो जो आज जो मैसिव रैली होती है, उसके बाद तो अखिलेश यादव कुछ ही समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट पीडीए पे वार कर दिया, उनके पीडीए को तोड़ दिया, और उसका असर बिहार पे पड़ेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन देश की राजनीति पे पड़ेगा। सुधांशु जी, आपका शॉर्ट रिएक्शन ऑन दैट? बहन जी ने आज जो बोला, रूप से बस शॉर्ट रिएक्शन कह दूं, दलितों के प्रति क्या भाव था। आज मायावती जी ने बोला है कि काशीराम जी के नाम के ऊपर जितनी भी योजनाएं रखी गई, जितने स्थान रखे गए, सबको बदल दिया गया। उसके अलावा जितने दलित महापुरुषों के स्मारक बने लखनऊ में, हमारी सरकार उसका पूरा संरक्षण कर रही है, मगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको ऐसे हाल पे छोड़ दिया, वहां धूल जमती रही, वहां पे डिटोरिएशन होता रहा, वो करते रहे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर दलित सरकार के ऊपर पहली बार कभी हमला हुआ है तो वो इस समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन के दलों ने किया था। 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड, यह मायावती जी का दिया गया कोर्ट में बयान है, मेरे वाक्य नहीं है, कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। और सेकंड थिंग उन्होंने यह बताया, मेरे पार्टी के दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके, मार कर, पीट कर, जबरदस्ती अगवा करके ले जाया जा रहा है। और आप बिहार में देख लीजिए, 2005 तक लालू जी का शासन रहा, क्या पंचायतों में आरक्षण मिला? शेड्यूल कास्ट को नहीं मिला, क्योंकि इनको पता था कि सब कुछ हमें अपने हाथ में रखना है। एक्चुअली में चाहे सपा हो या राजद हो, जातिवाद का चूरन देना है, वास्तविकता में परिवार के हाथ में सत्ता संतुलन रखना है। जातिवाद का चूरन है और परिवार के हाथ में पूरी ताकत रखनी है। पॉइंट टेकन सुधांशु जी। अनवर पाशा जी, पवन जी आ रहा हूं जी। ऐश्वर्या जी सुना आपने सुधांशु जी को डायरेक्ट वार कर रहे हैं। बताइए ऐश्वर्या जी, सवाल क्या है आपका? सवाल कि आपने पूरी रामकथा सुन ली सुधांशु जी का, आपने सुना? ऐश्वर्या जी, वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं आपने किसी और जाति के लिए कुछ किया नहीं, आपने कभी भी। अच्छा बोलिए। हताशा में ही ये सारी बातें होती हैं। सुधांशु जी की मैं बहुत ही इज्जत करता हूं, वो हमारे सांसद हैं राज्यसभा के, लेकिन उनकी हताशा साफ जाहिर है। और मैं ये समझ सकता हूं कि हताशा क्यों है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन के हवाले से इबारत जो लिखी हुई है दीवारों पे, वो उनको साफ साफ नज़र आ रही है। वो इबारत हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक बात तो मैं इनको क्लियर कर दूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जो वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे सुधांशु जी, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से शंखनाद जो है वो उन्होंने फूंक दिया है हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। ये नौकरी का शंखनाद, हर परिवार में
एक नौकरी, हर वो परिवार जो नौकरी से वंचित है, 20 वर्षों से वंचित है, जिसकी आर्थिक दशा खराब है, आर्थिक न्याय के लिए हर परिवार में जिसके यहाँ नौकरी नहीं है एक नौकरी दिया जाएगा। बहुत बेचैन है हमारे सुधांशु जी, बेचैनी बिल्कुल जाहिर है, होनी चाहिए बेचैनी। इस शंखनाद ने बिहार के युवाओं में एक आशा की नई किरण जगा दी है। वो युवा जो 20 वर्षों से निराशा के गर्त में पड़ा हुआ था, आज उसकी आंखों में चमक पैदा हुई है, क्योंकि उसे विश्वास है कि ये उस नेता का वादा है जिस नेता ने 17 महीने की सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, एक रिकॉर्ड बनाया। जबानी जमा खर्च करने वाले नेता तेजस्वी प्रसाद नहीं है। मोदी जी का वादा नहीं है 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष नौकरी दी जाएगी। कहां है 22 करोड़ नौकरी 11 वर्षों में? ये सुधांशु जी बताएंगे। कहां है 15 लाख रुपए जो हर व्यक्ति के खाते में जाएगा? ये जबानी जमा खर्च है। इसीलिए विश्वास है युवाओं को विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वादे में, उनके संकल्प में, और इसीलिए युवा उनके साथ है और यही इनकी परेशानी की वजह है। इसीलिए ये हर तरह की ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें इनकी निराशा झलक रही है। हमारी गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, बड़ी परेशानी आपको हो रही है, हमारे गठबंधन में एकता नहीं है। आप जरा अपने गठबंधन की बात कर लीजिए। हमारा गठबंधन तो बिल्कुल एक तरह शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह है। आप हमारे गठबंधन की तरफ जो है इस तरह से किसी तोड़ फोड़ की आप नियत करते हैं अगर, तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये गठबंधन सिद्धांतों पर आधारित है, ये गठबंधन ये न्याय पर आधारित है, ये गठबंधन जो है वो सेकुलरिज्म पर आधारित है, सर्वधर्म संभाव पर आधारित है। आपने तो कहीं का ईंट, कहीं का गारा, कहीं का चूना लेकर के सत्ता को ग्रैब करने के लिए, हासिल करने के लिए आपने एक बना रखी है गठबंधन। आपने हमारा गठबंधन उस तरह का नहीं है। साफ साफ दीवारों पर लिखा हुआ है कि हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और हमारे गठबंधन के सारे साथियों में इस पर एक मत है। आप बात कर रहे हैं राहुल जी की, कौन है फेस आप बताइए बिहार में? ना आपके पास फेस है, न किसी और दूसरी पार्टी के पास फेस है। अगर कोई सीएम का फेस है, वो फेस जिस पर लोग एतबार कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, वो श्री तेजस्वी प्रसाद। यहां तो आपको भी मानना पड़ेगा कि भाई चेहरा नहीं है, क्योंकि आपने 20 वर्षों अब आप ये मत बोलिएगा कि सम्राट चौधरी हैं। आपने बिहार को कुछ नहीं दिया। सुधांशु जी 5 सेकंड, मैंने आपको 3 मिनट से ज्यादा दिया। सम्राट चौधरी साहब के साथ जो कुछ लगा हुआ है, जो उनकी लीगेसी है, जिस तरह से उनके तमाम जो कच्चे चिट्ठे सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के, कच्चे चिट्ठे तो जब नेताओं के निकलेंगे तो उसमें आपको लगता है कि लालू जी या बाकी उनका नहीं है? उसको देखिए। अगर आप सर, एक कहावत है, आप मेरे से बेहतर समझते होंगे, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। सुधांशु जी पवन जी आ रहा है उसके बाद। सुधांशु जी वो कह रहे नेता नहीं आपके, रत्नाकर जी आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, अनवर दादा, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, वैसे मत कीजिए ना प्लीज। थैंक यू। नीतीश जी की पाशा साहब प्लीज एक एक करके, उनकी पारी खत्म हो गई। पाशा साहब देखिए, मैं अनवर जी को जी देखिए, मैं अनवर जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आरजेडी की अकेली कॉन्फ्रेंस थी। बहुत साफ हो गया कि आरजेडी ने अकेली कॉन्फ्रेंस में सरकार के बारे में बोलना शुरू कर दिया। बगैर सीएम प्रोजेक्ट हुए तेजस्वी यादव जी ने अपनी छाती खुद ही ठोकना शुरू कर दिया, मैं करूंगा, यानी कांग्रेस को ठेंगे पे रख दिया। धन्यवाद आपका, आपने इस बात को राष्ट्रीय चैनल पे स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस गई और हमारे वो माले वाले और वो सहानी जी वो सब छोड़िए, हम जो कहेंगे वो होगा, हम अपनी कॉन्फ्रेंस में सरकार के बारे में बोलेंगे। साबित कर दिया। अब दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, आप तो प्रोफेसर साहब हैं, अपना सर आपने अपने टर्न पे बोली है ना, अधिकार हर पार्टी का अधिकार है। हाँ तो बिल्कुल मैं बता तो रहा हूं, इसका मतलब सरकार का ये अधिकार है हमारा, हर पार्टी अपने टर्न पे बोली है भाई, काहे बोल रहे हैं? हमारी पार्टी जो है, हाँ अब ये देखिए, यही तो बहुत बड़ा थ्रेट है, यही अंतर रहता है। आपकी दाल नहीं गलने दी हमने। अंतर समझिए, हमने कहा है कि हम एनडीए का साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे, और देखिए ये एलानिया कह रहे हैं कि हर पार्टी अपने मन से जो बोलना होगा बोलेगी। ये इनका मुस्तकबिल दिखा रहा है। और प्रोफेसर साहब आप पढ़े लिखे हैं, मैं आपकी विवशता समझता हूं कि प्रोफेसर होने के बावजूद आपको एक ऐसे नेता को, मैं उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता जो 10वीं पास नहीं कर पाए, डिफेंड करना पड़ता है। प्रोफेसर साहब ये बताइए, मैं आपसे एक सिंपल सी बात, क्यों आप बीच में बोल रहे हैं भाई? मैं तो आपकी बात पूरी शांति से अनवर जी एक एक करके, मैं मानता हूं पाशा साहब ऐसे करके नहीं होगा ना, हो जाती है, आपकी बात नहीं जा रही है। हमारा तैयार है। अरे भैया अनवर पाशा जी, आवाज नहीं जा रही है आपकी।
जब आपका मौका आएगा तब आप ही बोलेंगे, सुधांशु जी नहीं बोलेंगे। उनको बोलने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास ताकि दर्शकों को समझ तो आए आपका व्यू पॉइंट। थैंक यू। ये जो अब मैं बताता हूं अनवर पाशा साहब, देश की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है कि जिसके पास नौकरी पाने की क्वालिफिकेशन भी नहीं है वो नौकरी देने का दावा कर रहा है और उसका परिवार नौकरी के नाम पे लोगों से पैसे लेके जमीनें रखवा चुका है। और आज जो बोला है उसका मतलब जानते क्या है? जमीन तो जमीन, अब घर भी रखवाना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए। और यह बात कोई हवा में नहीं है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और बात कोई हवा हवाई नहीं, यह तथ्यात्मक होनी चाहिए। पाशा साहब, तो आप बताइए 1990 से 2005 तक कितनी नौकरियां दी थी? बोलिए। कांग्रेस ने तो फुल 50 साल लगातार शासन किया है, कितनी नौकरियां दी थी? 2004 से 14 के बीच में कितनी नौकरियां दी थी? ये होता है हवाई बात करना। और आप प्रोफेसर साहब हैं, आपको ये आंकड़ा पता होना। क्या तरीका है भाई लगातार बीच में सर? आप रिकॉर्ड क्या तरीका है डिस्टर्ब करने का? एक एक करके बोलेंगे बेहतर रहेगा। प्रोफेसर साहब, आप इस ढंग की बचकानी बात करें ये उचित नहीं लगता है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के 14 महीने के कार्यकाल में, जबकि वो सीएम नहीं थे, वो डिप्टी सीएम थे, नौकरी डिप्टी सीएम दे रहा था। और पद सृजित होने की प्रक्रिया क्या रहती है? पहले इस बात को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका बजट में एलोकेशन होता है, फिर कार्मिक विभाग में जाता है, तब विभागों से स्वीकृति ली जाती है, फिर लॉ में जाता है, फिर उसके बाद सैलरी का एलोकेशन होता है। प्रोफेसर होकर बचकानी बात नहीं करनी चाहिए कि ये सब कुछ 16 महीने में हो गया और वो भी सीएम को क्रेडिट नहीं है, डिप्टी सीएम को क्रेडिट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सब आपकी व्यवस्था है, मगर अपने नाम के आगे लगे प्रोफेसर को थोड़ा सा बचा के रखिए। और एक और बात बताना चाहता हूं, भारत सरकार में कितनी नौकरियां हैं बताइए? 140 करोड़ का देश, कितनी नौकरियां हैं सरकारी? बोलिए, तब पता लगेगा बिहार के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। और ये गहराई समझिए, पिछली बार जमीन लिखवाई थी, इस बार पूरा घर बार लिखवा लेंगे। नाउ अब 1 मिनट के लिए, अब आप दोनों ने बात कर ली। पवन वर्मा जी, आप बोलिए। नहीं सुधा, 1 सेकेंड पाशा साहब, आई गेव यू टाइम, नाउ प्लीज। थैंक यू। पवन जी, सुधांशु जी और अनवर पाशा साहब, ये इस बार बिहार में जितने वादे हो रहे हैं कभी हुए नहीं है। आज जो आरजेडी ने करा है वो तो वादाओं का, हर परिवार को आप सोचिए करीबन 1.25 करोड़ परिवार तो होंगे, हर परिवार में एक नौकरी सरकार कैसे देगी? इज इट पॉसिबल? इज इट फीजिबल? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन जन स्वराज ने भी कम वादे नहीं किए पवन जी और सुधांशु जी। आरजेडी के पास तो आपने कहा कि चलिए करप्शन का इसका लाइन है। पवन वर्मा जी कहते हैं वी आर द बेस्ट। जो दिल्ली में एक समय पे अरविंद केजरीवाल कहते थे ये भी गलत वो भी गलत, सिर्फ मैं सही। और आपकी पार्टी देश भर में जीती, दिल्ली में कितनी बार हारी अरविंद केजरीवाल से? सुधांशु जी आपको याद होगा मेरे से बेहतर, क्योंकि राजनेता जीत याद रखे ना रखे, हार याद रखता है। सो यू रिमेंबर। अब केवल प्रशांत किशोर उसको तो आपको याद है, मैंने कहा ना तो मैंने कहा आपको याद है, एब्सोल्युटली यू रिमेंबर। तो अब और 3 बार केजरीवाल को हराया, 14, 19 और 24 के लोकसभा। सुधांशु जी ना देखिए, अब नंबर्स में यू नो यू कैन प्ले बेटर, बट मैं चाहता हूं कि पवन वर्मा जी कह रहे हैं देखिए हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी बेहतर है। हमारी पार्टी कैसे बेहतर है, वो बिहार के लिए क्या सोचती है पवन जी, ये अगर आप बताना चाहें जनता को। पवन वर्मा ऑफ द जन स्वराज। ऐश्वर्य जी, हमारी पार्टी बिहार में व्यवस्थित बदलाव लाना चाहती है, जिस पर गहन चिंतन भी हुई है और अथाह परिश्रम भी हुआ है। उस बदलाव के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार है और हमारे विषय रहे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, और अब तो आप देख ही रहे किस तरह से हमने भ्रष्टाचार का विषय उठाया है। हमने जैसे वादा किया था, हम पहले ही पार्टी है जिन्होंने अपनी पहली लिस्ट निकाल दी है। अब जहाँ तक हमारे राजनीतिक विरोधियों की बात है, मैं सोचता हूँ इस तरह की जुमलों की बौछार तो बहुत कम देखने को मिलती होगी। आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। भाई, अकॉर्डिंग टू उनके ही कास्ट सेंसस 2 करोड़, लगभग 3 करोड़ समझिए, 2.97 करोड़, 3 करोड़ तो परिवार है बिहार में। अब वो 3 करोड़ नौकरियां देंगे। अब तक केवल बिहार में चपरासी से लेकर शीर्षतम स्तर तक 26 लाख नौकरी है।
तो वो इसका मतलब अब 3.25 लाख करोड़ नौकरियां सरकारी देंगे। उनकी सैलरी कहाँ से देंगे, वेतन कहाँ से देंगे, पेंशन कहाँ से देंगे, और वो करेंगे क्या? मतलब बिहार की गरीब जनता पैसे देगी उनके वेतन और उनकी पेंशन के लिए, जब 3.25 करोड़ अफसरशाही का मतलब समझिए आप इंतहा पराकाष्ठा हो जाएगी बिहार में। तो कोई इसमें सोच नहीं है, ये तो जुमलेबाजी है। उसी तरह से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अगर आप नैतिकता के ही आधार पर 4 बजे इलेक्शन कमिश्नर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप 1 घंटे पहले आप 10,000 रुपये 21 लाख महिलाओं के नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करें, तो क्या ये नैतिक है? क्या ये सही है? और ये क्या दिखाता है कि 5 साल तक तो आपने जो कहा था वो किया नहीं, अब आखिरी मौके पर जो आप कर सकते हैं आनन फानन में आप कर रहे हैं। तो ये जनता को धोखा देने के बराबर है। मैं समझता हूँ जिस तरह से 10,000 करोड़ ट्रांसफर हुए 3 बजे, और सुधांशु जी इस बात को समझते होंगे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, ये रिश्वत के बराबर है। आपने 10,000 रुपये निकाल के 21 लाख महिलाओं को दे दिए। तो दोनों तरफ से इस समय जुमलों की बौछार है, हम देख रहे हैं और बिहार की जनता समझ रही है। इसीलिए वो अब उस पार्टी को वोट देगी जिसके पास इरादा है और जिसके पास ब्लूप्रिंट है। तो ये क्विक काउंटर, उन्होंने तो कह दिया कि आप रिश्वत कंपेयर कर दिया उससे, पवन जी ने। सुधांशु जी इस काउंटर, अनवर पाशा साहब आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। हाँ देखिए, आज एक अच्छी बात है कि पैनल में बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा है, पवन वर्मा जी जैसा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, उनसे मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, साहब ये 10,000 रुपये, पहली बात मैं आपको भी साधुवाद देता हूं। आपने कहा कि 1 घंटे के अंदर 10,000 सबके खाते में पहुंच गए। याद करिए, एक दौर था कि जब एक प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पे कहा था, और आप तो हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, आपको तो वो एग्जैक्ट वाक्य याद होगा। ऐश्वर्या जी जानते वो वाक्य क्या था कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पहुंचता है, ये तो लोगों को याद है। उन्होंने कहा था जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते जाते घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। ये हाथ वालों की करामात थी कि 85 पैसा हाथ वालों के हाथ में रहता था और जिसे मिलना है वो बेचारा हाथ मलते हुए 15 पैसे पड़ता है। आज मोदी जी ने वो चमत्कार दिखाया है कि 100 का 100 पैसा तुरंत का तुरंत सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पहुंचता। अब मैं आपके इस रिश्वत वाली बात पे कहता हूं, देखिए महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी प्रतिबद्धता पूर्णता प्रामाणिक है। बिहार ही नहीं, हमने हर राज्य में यह काम किया है। और मैं आपको याद दिला दूं, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब हमारी मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, ये वो योजना थी जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान जी का नाम मामू पड़ा था। उन्होंने कहा था कोई भी बच्ची पैदा होगी चिंता मत करना, मामू है। गुजरात में ये योजनाएं थी, ये मैं तब की बात कर रहा हूं प्री 2014। और मोदी जी के आने के बाद चाहे मुद्रा योजना हो या जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में, मुद्रा योजना में 60% महिलाएं हैं जिनको लोन मिला है, और प्रधानमंत्री आवास में 4 करोड़ में 3 करोड़ गरीब वर्ग की जो महिलाएं मिली उनके हाथ में रजिस्ट्री है उसकी। तो महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण की हमारी ये प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसको आप ये कहें, जो से जुमलेबाजी वाली बात आपने बिल्कुल सही कही, जो करे नहीं और कहे वो जुमलेबाजी होती है। क्योंकि आज राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है। नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने विश्वसनीयता की प्रामाणिकता दिखाई है कि जो कहा है वो करा है। और अंदर लाइटर नोट में कहूं, हम पे तो आरोप ही यही है कि हम अपना एजेंडा लागू करते हैं। धारा 370 35 से लेकर राम मंदिर तक आप ही लोग कहते थे ये तो बीजेपी अपना एजेंडा लागू कर रही है, जो हमारे लिए एक देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये लोग जो कहते हैं वो कभी करके नहीं दिखाते, ये इनके लिए अपने आप में एक प्रकार की समस्या है। शॉर्ट इंटरवेंशन, प्रोफेसर पाशा कुछ कहना चाह रहे हैं? रत्नाकर जी आ रहा हूं, पवन जी आ रहा हूं, जस्ट ऐश्वर्या जी, पाशा साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं पवन जी। बोलिए ऐश्वर्या जी, बोलिए पाशा साहब, बोलिए। ऐश्वर्या जी, बोलिए सर, बोलिए। ऐश्वर्या जी, सर बोलिए। सुधांशु जी, इनकी पार्टी तो खैर वो, इनकी सुधांशु जी की पार्टी के बारे में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि महा झूठा पार्टी। आप झूठ फैलाने में महारत रखते हैं। मैं तो पवन वर्मा जी से भी, जाहिर है कि इन्होंने भी उसी झूठ का सहारा लिया। आप दोबारा सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहा, दोबारा सुनिए।
उन्होंने ये कहा कि हर वो परिवार जिसमें कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं करता है, उसके आमदनी का कोई जरिया नहीं है, हम सुनिश्चित करेंगे उस परिवार को एक नौकरी देंगे। हर परिवार को नहीं कहा उन्होंने, जहां नहीं है पहले वहां उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उस परिवार को नौकरी दी जाएगी। और रही बात विश्वसनीयता की, तो हमारे नेता पर विश्वास है जनता का, क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, उस समय नीतीश कुमार जी ने यही कहा था कि कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के घर से लाएगा, और उन्हीं के मुंह पर वो जवाब दे मारा उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी दे करके। तो ये संकल्प की बात है, इच्छा शक्ति की बात है। सारे रास्ते बन जाते हैं, इच्छा शक्ति अगर आपके हैं तो जाहिर है कि आप उस पर अमल कर सकते हैं। और अगर सिर्फ जबानी जमा खर्च करने की बात है तो आप ये कह सकते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। कहां है 22 करोड़ नौकरी 11 वर्षों में? ओके, कहां है 22 करोड़ नौकरी 12 वर्षों में? सुधांशु जी ये बताएं कि जबानी जमा खर्च कौन करता है? ओके, पवन जी एंड देन सुधांशु जी एक साथ। रत्नाकर जी आ रहा हूं। पवन जी वांटेड टू मेक अ पॉइंट। सुधांशु जो आपने बोला उस पर काउंटर कर रहे हैं। अभी पहले मैं प्रोफेसर पाशा पे बोल दूं, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो उन परिवार में देंगे नौकरी जहां किसी के पास नौकरी। अब यही सोच लीजिए कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे बिहार में 4.52% लोगों के पास तो नौकरी है, सरकारी और गैर सरकारी मिला करके, यानी 95% लोगों के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 89%, 81% या 89% में याद नहीं है, वो तो कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इनका ये कहना है कि 95% जो आबादी है बिहार के, उन परिवारों में ये नौकरी देंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो बात करिए जिस पर कुछ तो थोड़ा बहुत लोगों का भरोसा हो। जहाँ तक सुधांशु जी ने कहा, हाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है, इससे मैं अभी भी कहता हूँ रिश्वत देने में आसानी होती है, क्योंकि मैं इसको रिश्वत मानता हूँ। 1 घंटे पहले आचार संहिता के आप 10,000 करोड़ किसी को डायरेक्टली दे दीजिए, ये कमाल है टेक्नोलॉजी का, पर ये इसका कैरेक्टर नहीं बदलता है, ये रिश्वत है, ये गलत है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने इतना महिलाओं के लिए किया है, मैं बस 10 सेकंड और लूँगा। आज 20 साल से आपकी सरकार है, आपके आंकड़े कहते हैं कि लगभग 50% महिलाएं बिहार में इलिटरेट है, अशिक्षित है, न पढ़ सकती हैं न लिख सकती हैं। आपके आंकड़े बताते हैं कि बिहार की 1/3 आबादी, यानी लगभग 5 करोड़ से थोड़ा कम गरीबी रेखा के नीचे रहती। क्या उसमें महिलाएं नहीं हैं? आपके आंकड़े बताते हैं कि बिहार में फीमेल मेल न्यूट्रिशन देश का सबसे ज़्यादा है। 50 साल से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनकी पीठ झुकी होती है कैल्शियम और एनीमिया के वास्ते। तो आप जब कहते हैं कि हमने बहुत सशक्तिकरण किया है, सुधांशु जी कम से कम ये तो देखिए कि ज़मीन पर आज बिहार की आबादी की हालत क्या हुई है। 20 साल से आप हैं सरकार में, अगर कोई बुनियादी परिवर्तन होता तो 50% महिला क्या इलिटरेट रहती, अशिक्षित रहती? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको संदर्भ में देखिए, जो भी आप करिए, चलिए डीबीटी से कर लिया, आपको मुबारक हो, पर जो किया है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि गवर्नेंस डेफिसिट के एवज में इस तरह का काम आनंद फानंद में आखिरी मौके पे होता है। पॉइंट टेकन साहब। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। रत्नाकर जी आ रहा हूं उसके बाद, सॉरी वेट करना पड़ रहा आपको। सुधांशु जी, मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूं, देखिए पवन जी ने जो ये कहने का प्रयास किया, तो यह भी पूरी बात बताइए कि 2005 में हम कहां से लेके आए थे। तब बिहार का बजट कितना था? 23,000 करोड़, और आज कितना है? 2,90,000 करोड़ के आसपास। अब आप बताइए, इतना बड़ा बदलाव है। बिहार की ग्रोथ रेट क्या थी? 1 पॉइंट कुछ %, आज 11 से 14% के बीच में है। बिहार ग्रोथ रेट में भारत के टॉप 5 राज्यों में लगभग ऊपर नीचे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में ग्रोथ रेट के हिसाब से बना रहा है। पहले बिहार में क्या था साहब? बिजली का कवरेज कितना था? 22%। केवल 22% आबादी 2005 में बिजली से कवर्ड थी, आज 100% बिजली से कवर्ड है। तो आप ये भी देखिए ना कि किस परिस्थिति से लेके आए हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो अभी पाशा साहब ने कही कि तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख में कहा, साहब जबान के अंदर छुपा क्या था समझ नहीं पाए। जो नीतीश कुमार जी ने कहा था कहां से लाएगा ये लड़का, बिल्कुल सही कहा था। वो जो उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, वो 10 लाख नहीं था, उसमें एक शब्द छुपा हुआ था, 10 लाख में देंगे। और कहां से लाएगा वो दुनिया ने देख लिया, नहीं होगा तो जमीन बेच के लाएगा।
और जमीनों के पट्टे लिखवाए गए उनके परिवार के खास आदमियों के नाम पे, जिसको लेकर मुकदमा चल रहा है। तो बिल्कुल जग जाहिर है। और जो बात पवन वर्मा जी ने कही वो पॉइंट तो अपनी जगह, हमारी इन दोनों पार्टियों की एक खास बात है ऐश्वर्य जी, एक लाइन में कह दूं, पाशा साहब की पार्टी ये है, कौनो ऐसी पार्टी नहीं जिससे मिलकर इन्होंने सरकार न बनाई हो। 1990 में लालू प्रसाद यादव जी बीजेपी के समर्थन से बने थे, जब इनकी वीपी सिंह की सरकार में जनता दल में थे। उसके बाद 95 में ये कांग्रेस के समर्थन से बने, उसके बाद 99 में ये सीपीएमएल और इनके साथ मिलकर बने, और अब फिर कांग्रेस के साथ हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। पवन वर्मा जी की पार्टी अभी अभी राजनीति में आई है। तो एक और बात समझ लीजिए, आपने केजरीवाल जी की बात कही थी, तो भारत की जनता ने देखा कि राजनीति का नया प्रयोग कितना बड़ा राजनीति में रोग ला सकता है। हाउ द न्यू एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कैन बी डेट्रीमेंटल। तो वो यहां अभी अविनम्रता से कहना चाहता हूं, राजनीति में आने से पहले इनकी पार्टी ने जो घाट घाट का पानी पिया है, भाई साहब, पहले हमारे साथ रहे, फिर उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में रहे, ममता जी के साथ बंगाल में रहे, और कईयों के साथ रहे कि आप अपने आप आने के प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये भी कह रहा हूं, आप सब लोगों ने सब तरफ के साथ थे। ओके, वो राजनीति में आने से वही कह रहा हूं, राजनीति में आने से पहले ही, हाँ मैंने वर्ड बोला सर, राजनीति में आने से पहले ही, अर्थात आपने दिखा दिया कि आपका कोई सिद्धांत नहीं है। दोनों जहां आपकी रणनीति सूट करेगी। ओके 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 पवन वर्मा, तो दोनों जी आ रहा हूं। ओके पवन, ओके सुधांशु जी, ही इज काउंटरिंग यू बैक। पवन वर्मा, सुधांशु त्रिवेदी, बोलिए पवन जी। मैं काउंटर कर रहा हूं इनको। देखिए 2021 जुल्म हो रहा है, अभी वो गुस्साएंगे। प्रशांत किशोर एक रणनीतिक रणनीतिक वो सलाहकार थे, और इनके ही लीडर प्रधानमंत्री के घर में रह के 2.5 साल तक उन्होंने काम किया था बीजेपी के लिए, उसके बाद नीतीश लालू के लिए, उसके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री शायद देश में नहीं होगा जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया हो और ना जिताया हो। तो तब तक वो रणनीतिकार थे। जब वो राजनीति में आ गए उन्होंने ये काम छोड़ दिया, जबकि वो पीक पे थे, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का इलेक्शन जितवाया था उन्होंने। जब वो राजनीति में चले आए तो ये बात करना कि घाट घाट का पानी पिया है, ये बिल्कुल सिरे से मैं खारिज करता हूँ। उन्होंने वो काम छोड़ दिया, वो राजनीति में आ गए एक ही एक शुद्ध उद्देश्य के साथ कि मैं अब बिहार के लिए समर्पित हूं, और जब तक यहां बुनियादी परिवर्तन नहीं ले आऊंगा, बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में नहीं जोड़ दूंगा, मैं यहीं पर समर्पित रहूंगा। और सुधांशु जी में इतनी तो मैं समझता हूं ऑनेस्टी होनी चाहिए कि इस बात को समझ लें। ओके, रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस, सुधांशु जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। एक वाक्य। ओके बोलिए। एक रत्नाकर जी, जब इतना हो गया थोड़ा और, हाँ सुधांशु जी बोलिए, सिंगल लाइन आंसर है, बस एक वाक्य। पवन वर्मा जी, आप रणनीतिकार, आपके नेता कितने बड़े रणनीतिकार हैं, एक वाक्य कोट करता हूं। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रशांत किशोर जी का ओपन दिया गया बयान है, तब वो ममता जी के रणनीतिकार थे कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। बस पूरा देश समझता है वो 30% से टीएमसी की गिनती शुरू होती है। उसका क्या मतलब था, उस रणनीति में कितना विकास था और कितनी नीति थी और कितनी दुर्नीति थी, यह देश को समझ में आता है। ऑलराइट, रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस। सर वो आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए भी बोलिए ना रत्नाकर जी, स्टार्ट कीजिए, लेट्स स्टार्ट, बोलिए ना प्लीज। पवन वर्मा जी, आपके लिए नुकसान की बात है। ओके पवन जी, त्रिपाठी जी बोलिए। पहले पवन वर्मा जी आप जान लीजिए, 21 लाख नहीं 75 लाख महिलाओं को दिया गया था, 10,000 रुपया 1 घंटे पहले। और मैं सुधांशु जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने मान लिया कि सरकार चलाती है इलेक्शन कमीशन। ओपनिंग सेंटेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को सर पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। रोल बैक करके देख लिया सुधांशु जी, क्योंकि उनके पास सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे थे। धन्यवाद सुधांशु जी, सरकार ही, हम तो यही कह रहे हैं कि सरकार चला रही है इलेक्शन कमीशन, अपना फिर से देख लीजिएगा। और हाँ सुधांशु जी, कक्षा 9 फेल तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, और कक्षा 7 फेल सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है, 2 कक्षा अधिक पढ़े हैं। और येल के 15 दिन के कैंप को सांसदों को डिग्री बताने वाली स्मृति ईरानी उससे 8 कक्षा ऊपर है, और उन्हें आपने शिक्षा मंत्री बनाया था। तो आप तो मत ही बात कीजिए कौन अनपढ़ है कौन नहीं है। इसके बाद आते हैं दूसरी बात पे, सब दलों को आप गरिया रहे थे,
बोडो डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आसाम में बोरो टेरिटरी काउंसिल में 28 सीटें जीती, आपकी पार्टनर है। और आसाम के मुख्यमंत्री ने बहुत गहरा कैंपेन किया था और आरोप क्या दिया बताए, अरे 3 नहीं चुकी, हम जुबिन गर्ग के शोक में रह गए, नहीं तो हम जीत जाते, वो हमारे दल में है, हमारे गठबंधन में है। क्यों? आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े, आप भी लड़े ना। और तीसरी चीज उसके बाद और जान लीजिए, आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, आरबीआई का डाटा है कि 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2,90,00,000 नौकरियों का सृजन किया। और आपने 10 साल में कितनी नौकरी दी सेंट्रल गवर्नमेंट पता है? 7,22,311। प्रॉमिस क्या किया था? 2 करोड़ पर साल। आप ही के डाटा से बोल रहा हूं। 2014 में भारत की जो आबादी थी अनुमानतः 1,31,000, शांत रहिए, 131 करोड़। सोर्स पूछ रहे हैं भाई। और आप ही के मुताबिक 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 करोड़ परिवार निकलते हैं। त्रिपाठी जी सोर्स क्या है? सोर्स कोट कीजिए, कोट योर सोर्स त्रिपाठी जी। आरबीआई आप देख लीजिए ना, आप खोज लीजिए ना। अरे क्या आरबीआई? आरबीआई का कौन सा डाटा? आरबीआई नहीं देती डाटा, आरबीआई नौकरी का डाटा नहीं देती भाई, वही तो मैं पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है या ईपीएफ अकाउंट देता है। आरबीआई कब से देने लगी भाई नौकरी का डाटा? आप देखिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस की भी रिपोर्ट है। ओके, और जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, फाइनेंस से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। नो फोर, डोंट डू दिस, मत बोलिए। आई डिडंट टेल यू दिस। ओके रत्नाकर जी, अनवर पाशा एंडिंग कमेंट्स। ठीक। ओके त्रिपाठी जी, आई गिव यू पॉइंट। सुधांशु जी आ रहा हूं। अनवर पाशा जी एंडिंग कमेंट्स। ओके त्रिपाठी जी, अनवर पाशा। ऐश्वर्या जी, सुधांशु जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर लिया कि उनके पास युवाओं को नौकरी देने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। वो बेकारी भत्ता युवाओं को झुंझुना थमाने के लिए 1,000 रुपए बेकारी भत्ता जरूर दे सकते हैं, लेकिन नौकरी देने का कोई रोड मैप उनके पास नहीं है। अगर ये रोड मैप है तो सिर्फ हमारी इंडिया गठबंधन के पास है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास है, इसलिए हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और तमाम दूसरे जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस को छोड़ करके आपके चैनल पे, वो सब के सब इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्यों नौकरी देने जा रहे हैं तेजस्वी जी? क्यों नौकरी देने जा रहे हैं तेजस्वी जी? इन सबों के नीचे पांव के नीचे पवन जी खिसक रही है। पवन वर्मा जी, नौकरियों का वादा तो आपने भी किया है, आपने भी किया, आपने कोई फिगर नहीं दिया है पवन वर्मा जी। पवन जी एंडिंग कमेंट्स प्लीज। पाशा साहब डोंट डू दिस। पवन वर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। मैं बताता हूं, मैं साहब एक एंडिंग कमेंट। नौकरियों देने के वादा गलत नहीं है। नौकरियों देने का वादा जो कि बुनियादी स्तर से खारिज हो, वो धूल झोंकने का आरोप लगाता हूं मैं झूठ बोलने का आरोप लगाता हूं, मैं जुमलेबाजी करने का आरोप लगाता हूं। ओके सुधांशु जी, काउंटर टू ऑल 3। 5 लाख नौकरियां। लास्ट कमेंट सुधांशु त्रिवेदी। अनवर पाशा साहब अपने टाइम पे भी नौकरी का सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता, जिसमें जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका महीने में सैलरी का 10% जाता है और जो उसका एम्प्लॉयर है, नियोक्ता, वो भी 10% डालता है। पिछली मई के डाटा में 20 लाख नए ईपीएफओ अकाउंट खुले हैं। जब हमारी सरकार आई उस समय तक केवल 10 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, 2024 में 26 करोड़ थे, यानी 16 करोड़ बढ़े। हां, यदि आप इसमें से मान लीजिए कि 1/4 ऐसे होंगे जो कि पिछली बार रहे होंगे, बीच में छोड़ दिया होगा, दोबारा आए होंगे। अगर आप 10-11 करोड़ भी नए अकाउंट माने, इसका मतलब 10-11 करोड़ नए रोजगार के अवसर सृजित हुए। यह सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है। और प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, हर परिवार में एक सरकार का नौकर होगा, तो उस नौकर को सैलरी देने के लिए टैक्स कौन देगा बताइए? वो 10% जो इनकम टैक्स कटेगा उससे 100% की सैलरी मिलेगी। चैलेंज करके पूछता हूं, बताइए। देखिए, मैं कह रहा हूं प्रोफेसर होके ऐसी बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए, लोगों के दिमाग में धूल झोंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए आपके नेता, मैं किसी की योग्यता और उस पर सवाल नहीं उठाता, इसीलिए उनकी योग्यता पर सवाल उठता है। आप संसद सदस्य हैं, देखिए आप संसद सदस्य हैं, हाँ। आप संसद सदस्य हैं, जरा ये बताइए कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसकी क्या नैतिकता थी? ओके क्या ओके, पॉइंट किताब था? पवन मैंने उसी पवन वर्मा wants to make a 10 second comment. लास्ट सेंटेंस पवन वर्मा बोलिए। पवन जी 10 सेकेंड बोलिए। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, विडंबना क्या है? व्हाट? तेजस्वी जी 9वीं पास हैं, अपनी जगह पे हैं, इसीलिए क्योंकि वो लालू जी के बेटे हैं और कोई क्षमता नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे पास
शीर्ष नेता बीजेपी के सम्राट चौधरी है, उप मुख्यमंत्री है, वो 7वीं पास नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। बस इसी पे मैं बात खत्म करता हूं। सुधांशु जी, इसलिए बिहार को बदलाव चाहिए। 10 सेकेंड्स एंड एंड। सुधांशु त्रिवेदी जी, 10 सेकेंड। देखिए ये दोनों बातें हैं, मगर मैं ये नहीं, आपने जो बिल्कुल बात कही, हमारी पार्टी में तेजस्वी यादव जी जिस परिस्थिति से निकल के आए थे, पवन वर्मा जी, वो मुख्यमंत्री के बेटे थे। उनके पास कौन सी कमी थी? सम्राट चौधरी जी इस बैकग्राउंड से आए थे, वो गांव से रहते थे। तेजस्वी यादव जी तो मुख्यमंत्री के बेटे हो के ना भी पास है, वो झूठ बोल सकते। थोड़ा व्यवहारिक होकर इस बात पे बात करनी चाहिए। सुधांशु जी, अरे मैं यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, वो तो सीएम के बेटे रहते हुए, कौन से सीएम के बेटे को पढ़ाई लिखाई में कमी थी कि जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए? लेकिन मुझे ये दो लग रहा बातें है, हैं, या तो पिता ने पढ़ाना नहीं चाहा, और सम्राट देखिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, या उन्होंने पढ़ना नहीं चाहा। ओके, पढ़ना नहीं चाहा। मुझे ऐसा लगा है मैं दो बच्चों के बीच में बहस सुन रहा हूं। सुधांशु जी, लास्ट के 10 सेकंड्स पवन जी एंड सुधांशु जी, जिसके मार्क्स हमेशा 33 to 50 के बीच में आते हैं कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, व्हाई एम आई गेटिंग लेस मार्क्स। लेकिन आप सब ने, सुधांशु जी आप तो जब जानते हैं हिस्ट्री, कामराज जी कौन सी क्लास तक पढ़े थे, राजनेता कौन सी क्लास तक पढ़ा है, यह महत्वपूर्ण है कि उसकी दिशा या उसकी सोच कितनी दूरंदेशी है, वो महत्वपूर्ण है। गेट एवरीवन ऑन एयर बैक। सुधांशु जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुधांशु जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कितना दूरंदेशी। एक लाइन कह दूं? बोल दीजिए एक लाइन। एक लाइन कह दूं? बोल दीजिए एक लाइन बस। भारत के इतिहास में सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही, और क्या डिजास्टर हुआ सबको पता है। दूसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नेहरू जी की रही, क्या डिजास्टर हुआ सबको पता है। और मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ सबको पता है। और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों में सबसे कम क्वालिफिकेशन जो थी वो इंदिरा जी की थी। पवन जी, पवन जी लास्ट 5 सेकंड्स, पवन जी हैव टू एंड। पवन वर्मा जी, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, महा डिजास्टर हुआ। पवन जी 5 सेकंड। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे इतने प्रबुद्ध दोस्त सुधांशु जी आज सम्राट चौधरी की सफाई दे रहे हैं। लालू यादव के बेटे जो है सो हैं। सम्राट चौधरी ने झूठ बोला। सम्राट चौधरी ने कहा उनके पास डॉक्टरेट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। झूठ। उन्होंने कहा उन्होंने बीए किया है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। झूठ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा मैं मैट्रिक पास हूं। झूठ। और वो 7वीं पास होकर के उप मुख्यमंत्री है उस पार्टी के। अगर ये है सुधांशु जी तो आपको जवाब देना पड़ेगा बिहार की जनता को। सुधांशु जी अब मेरे को जाने दीजिए। सुधांशु जी समय है, कोई आपका इंतजार कर रहा था। बोलिए सुधांशु जी, बोलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन कह रहा हूं। भाई साहब, ये जितना आप लोग कह रहे हैं, तो इन सारी चीजों के लिए आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है? पॉलिटिकल बयानबाजी। बिहार की जनता करेगी कार्रवाई। चाहता हूं आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, बिहार की जनता करेगी अनवर पाशा जी कार्रवाई। पवन जी, कौन कितने पानी में है पता लग जाएगा। सुधांशु जी, पवन जी, अनवर पाशा जी, थैंक यू वेरी मच टू ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। थैंक यू वेरी मच। ओके पवन जी, थैंक यू। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH